नमस्कार। आज गांधी जी की 153वीं जयंती पर प्रकाश डालेंगे गांधी जी के पूरे जीवन के बारे में। इतने दिनों बाद भी इस व्यक्तित्व को क्यों याद किया जाता है, और यहां तक कि गांधी जी के बारे में तो ये कोटेशन भी कहा जाता है कि यू कैन लव गांधी जी, यू कैन हेट गांधी जी, बट यू कांट इग्नोर गांधी जी। कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से इतना महत्व देश में, और केवल देशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। अमेरिका जैसे देश में एक ब्लैक राष्ट्रपति का नियुक्ति होना मार्टिन लूथर जूनियर, जो कि गांधी जी के आदर्शों पर चलकर एक भेदभाव की पूरी जो प्रक्रिया वहां पर चल रही थी ब्लैक पीपल के खिलाफ, उनके लिए महान काम गांधी जी के आदर्शों को फॉलो करते हुए कर लेना। हम वो चाहे अफ्रीका के नेल्सन मंडेला की बात करें, हम चाहे मार्टिन लूथर की बात करें, या हम विदेशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर गांधी के आदर्शों को माना जाता है और उनका पालन किया जाता है। तो आज हम इन्हीं व्यक्तित्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये चर्चा निश्चित तौर पर आपके लिए ज्ञानवर्धक तो होगी ही, साथ ही साथ आपके लिए परीक्षा उपयोगी भी होगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको निश्चित तौर पर गांधी को समझने में काफी मदद मिलेगी। आलोचना कर देना, बुराई कर देना वो एक अलग विषय है, लेकिन जब तक आप जानते नहीं हैं तब तक आप निश्चित तौर पर किसी के कहने पर बात को मानेंगे। चलिए, तो एक व्यक्ति जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में होता है, जिनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई है। इनकी माता के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही दयावान स्त्री रही, लेकिन उसके बाद भी समाज में जो रूढ़िवादिता फैली थी, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी इन पर रहा। मात्र 12 वर्ष की ही उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी नामक एक महिला से हुआ। गांधी का जो प्रारंभिक जीवन रहा, प्रारंभिक पढ़ाई रही, जहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, वो उसी जगह से रही जहां उनका जन्म हुआ, मतलब कि पोरबंदर और राजकोट। लेकिन जब ये बड़े हुए तो गुजरात के भावनगर में जो एक स्कूल है, श्यामला गर्ल्स कॉलेज नाम था उस समय, वहां से इन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी करी कॉलेज की, और इनका विचार बना कि ये इंग्लैंड जाएंगे आगे की पढ़ाई के लिए। आगे चलकर 29 सितंबर 1888 की बात है, जब ये इंग्लैंड हैम्पटन पहुंचे और वहां पर अपने ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई की, मतलब बैरिस्टर की पढ़ाई वहां पर की। बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करी और 1891 में ये पुनः भारत वापस आए। जब ये फिर से वापस आए भारत, तो निश्चित तौर पर अब इन्होंने जब पढ़ाई पूरी कर ली है तो इन्हें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए जगह चाहिए जहां पे ये अपनी वकालत को जमा सके और उसके आधार पर जीविका को आगे लेके जा सके। लेकिन कौन ही जानता था, यहां तक कि उस समय गांधी भी तो नहीं जानते थे कि उनका जो भविष्य है वो वकालत में नहीं है, कहीं और लिखा हुआ है। उनकी कर्मभूमि, भले ही वो भारत वापस आ चुके हैं अपनी पढ़ाई करके, लेकिन अभी उनकी कर्मभूमि भारत में नहीं है। अभी तो उन्हें पुनः कहीं जाना है और वहां जाकर के अपना एक पूरा का पूरा 21 वर्षों का समय बिताना है, और वहां से मोहनदास करमचंद गांधी के बजाय महात्मा बनकर के वापस आना है। ये बहुत क्रांतिकारी समय होगा गांधी के लिए। कई बार लोग बड़े परेशान होते हैं कि हमने ये किया और
जीवन में वो हो नहीं रहा है। तो गांधी ने भी तो वकालत करी, बहुत प्रयास किया आकर के वापस भारत में कि वकालत जो है इनकी अच्छी चल जाए, लेकिन सफल नहीं हुए। स्वयं परेशान, घर वाले भी चिंतित, क्योंकि बेटा अगर पढ़ ले उसके बाद अच्छी नौकरी ना करे या जीविका न चले तो परेशानी है ही, और वो भी इंग्लैंड से पढ़ करके लौटा है। परेशान थे। इसी दौरान रोशनी की एक किरण इनको दिखी और अफ्रीका से एक निमंत्रण इनके लिए आया। निमंत्रण मतलब आमंत्रण समझिए, निमंत्रण मतलब भोजन करने वाला नहीं, आमंत्रण। इनविटेशन आया दादा अब्दुल्ला का, जो कि भारतीय बिजनेसमैन है वहीं पर। तो 25 मई 1893 को एक आमंत्रण पत्र मिला, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया था कि आप चले आइए और यहां पर हमारे कानूनी सलाहकार के रूप में कंपनी में कार्य करिए। तो दादा अब्दुल्ला का आमंत्रण प्राप्त करते ही, उनका इनविटेशन प्राप्त करते ही गांधी को भी लगा कि चलो चलते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए, और पिताजी को भी लगा कि चलो अपने ही व्यक्ति हैं, भेज दिया जाता है। और गांधी निकल पड़े साउथ अफ्रीका के लिए। किसको पता था कि गांधी नहीं लौटेंगे उसके बाद? 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पे गए, 21 वर्षों बाद वापस आएंगे। शुरुआत यहां से होती है कि गांधी जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो इन्हें रिसीव किया जाता है वहां पर, और रिसीव करके दादा अब्दुल्ला से जब इनकी मुलाकात होती है तो दादा अब्दुल्ला कहते हैं कि चलिए हम आपको जज साहब से भी मिलवा देते हैं, आपको जाकर के उन्हीं से बाद में हमारे केसेस के बारे में चर्चा करनी है। तो दादा अब्दुल्ला और गांधी गए डरबन से उस जज साहब के पास, जहां पर गांधी को मिलवाना था न्यायाधीश से। जब गांधी वहां पर गए तो पहले ही इत्तेफाक में उनके साथ एक छोटी सी घटना हुई। जज साहब ने गांधी को उनकी पगड़ी उतारने को कहा। गांधी को बड़ा अजीब लगा कि ये तो कोई इक्वलिटी नहीं है, हमने तो ऐसा पढ़ा भी नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। गांधी ने उसका विरोध किया, हालांकि वो लोग वापस आए। दूसरी घटना गांधी के साथ होती है। गांधी जो है वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे हैं। प्रिटोरिया वही जगह है जहां पर इनको लीगल एडवाइजर के रूप में जाना है। इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और उस डिब्बे में बैठ गए। कुछ दूर गए तो कोई अंग्रेज व्यक्ति जो है वो आकर के उस डिब्बे में बैठा। अब अंग्रेज जब उस डिब्बे में आकर के बैठा तो उसे बड़ा असहज महसूस हुआ कि ये एशियाई व्यक्ति, क्योंकि आप समझ रहे हैं एशिया या इस रीजन के जितने भी व्यक्ति हैं वो थोड़े से गेहुए कलर या सांवले कलर के कहे जा सकते हैं। तो जो गोरे थे उन्हें यह बात नहीं ठीक लगती थी कि हमारे साथ एशियाई या ब्लैक पीपल साथ में बैठे। तो उन्होंने पुलिस वाले को बुलाया और गांधी को उस कंपार्टमेंट से बाहर निकालने के लिए बोला। गांधी चूंकि विधिक जानकार हैं, उन्होंने विरोध किया, लेकिन फाइनली जब पुलिस ही आ गई तो उन्हें वहां से कंपार्टमेंट से नीचे उतार दिया गया और वहीं पर रेस्ट हाउस में मजबूर कर दिया गया ठंड के समय में रहने को। एक बात तो गांधी के मन में चली ही गई थी, दो इवेंट उनके साथ हो चुका है कि ये अफ्रीका जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा रख रहा है। रंग भेद के आधार पर डिफरेंसेस हैं, लोग नहीं मानना चाहते हैं, और विशेष तौर पर जो अंग्रेज हैं वहां पर शासन कर रहे हैं वो इन्हें बहुत बुरी निगाह से देखते हैं। गांधी को लगा कि अगर हमारे साथ हो सकता है ऐसा, तो निश्चित तौर पर यहां बहुत सारे भारतीय होंगे, उनके साथ भी होता होगा। और ये कहा जाए तो गांधी का महात्मा गांधी बनने की तरफ का एक कदम है। गांधी के मन में एक बात आ जाती है कि बात करते हैं यहां पे रहने वाले उन लोगों से जो बहुत दिनों से रह रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, या फिर विरोध किया तो दिक्कत कहां आई? तो गांधी ने लोगों को बुलाया, वहां रह रहे भारतीयों को बुलाया और उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया।
इस बात पे बात करना स्टार्ट कर दिया कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है। गांधी ने देखा कि जितने वो परेशान हैं वैसे भारत के जितने भी, भारत के नहीं एशिया के जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे थे या वहां पर रह रहे थे, सबको ऐसे भेदभाव का सामना करना ही पड़ता था। गांधी को आवश्यकता महसूस हुई कि बात ऐसे नहीं बनेगी, इसके लिए एक संगठन की जरूरत है। और गांधी ने इसी के लिए 1894 में एक नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। मतलब कि एक ऐसे संगठन की स्थापना कर दी जहां पर एक साथ बैठ करके भारतीय लोग आपस में चर्चा कर सकें। और गांधी लगातार भारतीयों की बातों को सुनने लगे, उनके साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को सुनने लगे, छोटी छोटी सभाएं करने लगे और आपस में बात करने के लिए एक संगठन तो बना ही चुके थे। इस तरह के कदम कभी किसी भारतीय या एशियाई व्यक्ति के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं उठाए गए थे, इसीलिए अंग्रेजों को गांधी से समस्या होने लगी। गांधी से जब अंग्रेजों को समस्या होने लगी तो निश्चित तौर पर गांधी के विपक्ष में सरकार थोड़ा बहुत काम करेगी, लेकिन ये बहुत दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं, ये नहीं मानेंगे। और इन्होंने तो अपने विरोध का एक तरीका भी निकाला जिसे सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह करना, सत्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। जान लो कि ये सच है तो उसका विरोध तब तक करो जब तक कि सामने वाला स्वीकार न कर ले कि यह गलत हो रहा है। गांधी के जब सत्याग्रह की बात करते हैं, सत्याग्रह और सत्य और आग्रह को मिला के नहीं समझना जरूरी है। गांधी की आइडियोलॉजी को जब आप समझते हैं तो सत्याग्रह गांधी के अनुसार एक बहुत मजबूत व्यक्ति का हथियार है। गांधी का मानना है कि जो सत्याग्रह करता है वो बहुत मजबूत व्यक्ति है, ये कायर व्यक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सत्य के लिए तुम्हें विरोध करना है उस व्यक्ति का जो गलत कर रहा है। वो ताकतवर भी हो सकता है, वो आपको उसके लिए प्रताड़ित भी कर सकता है, लेकिन आप तब तक शांत रहेंगे और रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक कि उस व्यक्ति को यह पता ना लग जाए कि हां हमारी गलती है। तो इसमें आपको बहुत सारी समस्याएं भी होंगी। सत्याग्रह इसीलिए कायर व्यक्ति नहीं कर सकता, जो तुरंत रिएक्ट करे वो नहीं कर सकता। गांधी जी ने एक नया ही मेथड निकाल दिया, कहा इसके लिए फियरलेस होने की बहुत जरूरत है। तो सत्याग्रह गांधी का ही एक अस्त्र है जो उन्होंने अफ्रीका में शुरुआत करी, बाद में भारत में भी वो इंप्लीमेंट करेंगे। हालांकि इसके पहले की एक छोटी और कहानी भी सुन लीजिए। नटल कांग्रेस, नटल इंडियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1894 में गांधी ने करी, भारतीयों की मदद करने के लिए, भारतीयों की बात सुनने के लिए और एक ग्रुप के रूप में आपस में बैठने के लिए, वही नटल कांग्रेस है जो बोर वार के दौरान, बोर वार जब हो रहा था जिसमें ब्रिटेन की भी सेना लड़ रही थी, यही नटल कांग्रेस गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिशर्स की मदद करने के लिए एम्बुलेंस सेवा भी चलाती है और उनका गांधी स्वयं इलाज करते हैं और उनका संगठन इलाज करता है। इसी बोर वार में मदद करने के लिए आगे चल करके जब भारत आते हैं गांधी, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। हालांकि ये कैसरे हिंद की उपाधि गांधी आगे चल करके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन बोर वार का युद्ध और नटल कांग्रेस का एम्बुलेंस सेवा या उनका ब्रिटिशर्स का समर्थन करना, ये भी एक गांधी के इवेंट में, जबकि वो ब्रिटिशर्स का ही विरोध कर रहे थे अफ्रीका में और युद्ध में उनके लिए ही एम्बुलेंस सेवा मानवता के नाम पर चला रहे हैं। गांधी के सत्याग्रह मेथड ने दिन ब दिन लोगों को जोड़ना प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक लोग जुड़ते चले गए। नटल इंडियन कांग्रेस एक प्रोमिनेंट संस्था हो गई भारतीयों की मदद के लिए। किसी एक व्यक्ति की मदद हो जाती तो 10 व्यक्ति गांधी के पास आते। गांधी जो कि वहां पे लीगल एडवाइजर बनने गए थे, वो वहां के
भेदभाव को देख करके वहीं पर रुके और वहां पर भारतीयों के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास है 1906 का रजिस्ट्रेशन एक्ट। गांधी किस तरह से बहुत पॉपुलर हो गए, कैसे गांधी की लोकप्रियता भारत और विश्व तक फैल गई। 1906 में एक एक्ट आया था जिस एक्ट का नाम है रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट ये क्या होता है? जितने भी एशिया के लोग, मतलब यूरोप के अलावा जितने भी अन्य देशों के लोग वहां पर जाते थे, उन्हें अपने लिए एक रजिस्ट्रेशन पत्र लेकर के घूमना पड़ता था, ताकि जब कभी अंग्रेज अधिकारी आपसे पूछें कि बताओ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन पेपर कहां है, तो तुम दिखाओ उसे। और यदि नहीं दिखाते हो तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तुम्हें परेशान किया जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट एक तरीके से भेदभाव ही तो है, डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। और गांधी जो है इसके लिए जोहान्सबर्ग के एक थिएटर में इकट्ठा हुए 3000 भारतीयों को संबोधित करते हुए 3000 भारतीयों को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि नाउ इट इज द टाइम, अब यह समय आ चुका है जब हमें विरोध करना चाहिए। हम ऐसे रजिस्ट्रेशन एक्ट को नहीं मानते। और गांधी ने भारतीयों की मदद से इस एक्ट का विरोध किया। इसी एक्ट को गांधी ने ब्लैक एक्ट भी कहा था। अंग्रेज अधिकारियों के मुंह पर काला धब्बा कि आप सबके होने के बावजूद भी अगर आप लोग ये सब चीजें लगाते हैं तो ये ब्लैक एक्ट है, ये काला धब्बे के समान है। ब्रिटिश शासन पर काला धब्बा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906। गांधी के प्रयासों ने इस एक्ट को फाइनली खत्म